अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डीएनए डिबेट न्यूज एंड एनालिसिस। आज हमारे साथ एज यूजुअल रेगुलर पैनलिस्ट इफ्तिखार अहमद, सलीम बुखारी, जावेद इकबाल। बड़े सवालात हैं और बड़े ही डिस्कशंस हैं कि पहले हमने डिटरमिन करना है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है इसको चला कौन रहा है। ये इलेक्शन कमीशन चला रहा है या कोई कोर्ट्स चला रहे हैं? कौन हुकूमत चला कौन रहा है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब इसमें बात होती है कि अगर पंजाब गवर्नमेंट को रिलीफ देती है 100 यूनिट्स फ्री करके, तो इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, इसको मुअत्तल कर दो, ये नहीं करना। तो हु इज गोइंग टू बी रनिंग द कंट्री? चलें, इसमें भी बात होती है, लेकिन वजीर आजम ने कहा है ये जो कीमतें हैं दुनिया में कम हो रही हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी कम होगी। इतना कहना है तो लोगों की बेचैनियां कि भाई कब कम होगी। तो ये इसका भी हम आज इस पर डिबेट करते हैं, ये क्या है क्या नहीं है। फिर उसके बाद इकोनॉमी किसके हाथ में बेहतर आती है, मिफ्ता इस्माइल के या इसहाक डार के? क्यों? क्योंकि इस वक्त बिजली 7 रुपए और 90 पैसे बढ़ गई है, पेट्रोल कम हो गया, बिजली बढ़ गई है। अब मुझे बताएं रिलीफ आवाम को हम कैसे देंगे? इसके सोल्यूशन पे हमने जाना है। और इमरान खान एज ऑलवेज वो कहते हैं कि जी रिकॉर्ड हो गया, इकोनॉमी नीचे चली गई है, बेड़ा गर्क हो गया, ये है वो है। ठीक है, उनका हक बनता है अपोजिशन में कहें वो, लेकिन ये जो सारी बातचीत है इस वक्त इकोनॉमी को ठीक करने की, हमने इसमें बड़े प्रोग्राम किए, करते रहेंगे और आवाम को बताते रहेंगे कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं। और भी कई सब्जेक्ट उस पर बात होती है, लेकिन बुखारी साहब अब आप मुझे बताइए अपने एनालिसिस कि हम इसको कैसे ठीक करें। आप बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो यह है कि बड़ी अजीब मंतक है कि जब आलमी सतह के ऊपर पेट्रोल की और ऑयल की कीमतें बढ़ें तो उसका इम्पैक्ट तो फौरी तौर पे सार्फ पे चला जाता है, लेकिन जब आलमी मंडी में कीमतें कम हो तो उसका रिलीफ उसकी किस्मत में नहीं लिखा हुआ। यह एक अजीब व गरीब मंतक है जो आज तक कभी समझ नहीं आई। दूसरी बात यह है कि 120 तक बैरल गया, 112 और 120 के दरमियान वेरी किया फॉर सेवरल वीक। अब वो 90 के करीब पहुंचा हुआ है, 99 तो पिछले हफ्ते हो गया था। लेकिन यहाँ कोई रिलीफ की बात ही नहीं है, बल्कि और ठोक दी उन्होंने 14 रुपये, अगर आपने नोट किया है तो एक तो ये लॉजिक आम आदमी को समझ आनी चाहिए कि भाई जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं आप हम पर ठोक देते हैं, चलिए मान लिया, लेकिन जब कम हो तो रिलीफ भी तो देना हमें। एक तो ये इसकी वजाहत बहुत ज़रूरी है। ये अब एक ऐसा सवाल है अवामुन्नास के जहन में जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, कम से कम मेरे पास तो इसकी कोई लॉजिक नहीं है कि मैं इसको जस्टिफाई कर सकूँ। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये हमारी फेट तय है कि अगर तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो पाकिस्तान में ज़रूरत की हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी, चाहे वो डोमेस्टिकली पैदा होती है, चाहे वो यहाँ की प्रोडक्ट्स हैं, हर चीज़ के ऊपर कीमत जो है बढ़ जाती है। और एक बदकिस्मती की बात जो है सबसे ज़्यादा कीजिए वो ये कि बढ़ी हुई कीमतों को मैंने वापस बहुत कम जाते देखा है। और ये भी एक अजीबोगरीब अनफॉर्चुनेट बात है। असल बात यह है कि पॉलिसी मेकिंग में इस किस्म का कोई क्राइटेरियन नहीं है कि एक सतह के ऊपर कीमतों को रखने के लिए जो इकदाम करने की ज़रूरत होती है। आप देखें, आप यूरोप में बैठे हुए हैं, आप मुझे बताइए किसी सब्ज़ी फरोश की मर्ज़ी है कि वो अपनी मर्ज़ी का रेट लगा ले? कंज्यूमर एसोसिएशन इतनी स्ट्रांग है कि कोई एक कंप्लेंट कर दे तो स्टोर फिल फॉर सील होगा। आप मुझे बताएं कोई दूसरा स्टोर जरूरत करेगा किसी चीज़ को महंगा बेचने की? हमारे यहाँ ये सिस्टम भी नहीं है। लिहाजा ये मर्जी है। दुनिया जहान में ये होता है कि जब इवेंट्स और फेस्टिवल्स आते हैं तो कीमतों की चीज़ें कम हो जाती हैं। इवन उन ममालिक में जो मुस्लिम ममालिक नहीं हैं, रमज़ान में जो ईटेबल्स हैं उनकी कीमतें कम कर देते हैं वो स्टोर्स के ऊपर। हमारे यहाँ जब कोई इवेंट आने वाला होता है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। ये लॉजिक भी मेरे आज तक समझ में नहीं आई है। तो असल में बात यह है कि पॉलिसी मेकिंग, और जो ख़ास तौर से इफ्तिखार साहब कहते हैं कि भाई ये काम वज़ीर आज़म का तो है ही नहीं, ये तो काम लोकल लेवल के ऊपर डीसी का है, कमिश्नर का है, एसीज़ का है, जो इलाकों के एसीज़ हैं, कि वो कीमतों को मॉनिटर करें कि वो सही कीमतों के ऊपर बेच रहे हैं, कीमतें डिस्प्ले की हुई हैं कि नहीं की हुई हैं। जब आप एक चीज़ सिस्टम बना देते हैं और उसको मॉनिटर करने का आपके पास कोई निज़ाम नहीं है तो फिर यही होगा जो हमारे साथ हो रहा है। बिल्कुल। इफ्तिखार साहब, कल आपका एक रेफरेंस आया था, लोग बात कर रहे थे आपके मुतालिक कि आपने कहा कि ये जो लोग हैं नीचे काम ही नहीं करना चाहते हैं और सब आपसे मुत्तफिक थे। तो या तो आप अपनी मैकेनिज्म को ठीक कर रहे हैं ना, जिस तरह ये बुखारी साहब बात कर रहे हैं, आपका एसी डीसी फलाना, ये काम क्यों नहीं कर रहे थे? लोगों को क्यों नहीं वो रिलीफ दे रहे? सर, एक तो वजह यह है कि किसी को यकीन ही नहीं है कि कुछ सिस्टम नाम की चीज़ बाकी रह गई है। पाकिस्तान की सियासी जमातों ने अपने इख्तलाफात को इस हद तक
पेश किया है झूठ बोल बोल के कि जो लोग ब्यूरोक्रेट हैं वो खामोशी से देख रहे हैं तमाशा कि भाई कल क्या होगा, परसों क्या होगा। आज 5 लोग आए हैं, उन्होंने असेंबली के इजलास में हलफ उठा लिया है, उनकी तादाद, एक झड़े की तादाद 5 बढ़ गई है। 20 पे इलेक्शन होना है, उसके बारे में एक फ़ैसला हुआ कि भाई पंजाब के अंदर कुछ लोगों को रिलीफ देनी है और उस रिलीफ का आगाज़ भी अगस्त से होना था, लेकिन एक डिपार्टमेंट है या एक आप अदारा कह लें, उसने कहा कि नहीं नहीं आप ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। अब जिस आदमी ने वो फ़ैसला करना था वो कहेगा यार ये मैं किसका इंतज़ार करूं, पहले मैं इलेक्शन कमीशन का इंतज़ार कर लूं। और फिर एक बात उसने आज प्राइम मिनिस्टर ने की कि गालिबन के हम सोलर की तरफ जाएंगे, अभी वो गए है नहीं है, तो उसके ऊपर पिछले 4 दिन पहले से एक अफवाह चलाई गई थी कि जी सोलर के सारा प्रोजेक्ट ले लिया है शहबाज शरीफ के बेटे ने, सलमान ने। और आज जब ये उन्होंने कैबिनेट में बात की है तो एक साबिक वजीर ने आके इस पर तकरीर फरमा दी, पता नहीं 52 अरब रुपए का इल्ज़ाम लगा दिया। तो इन हालात में रियासत कैसे चलेगी? अभी टेंडर तक नहीं हुए। हाँ, टेंडर क्या, अभी तो सोच ही है, आज तो अभी तो बात ही हुई है। अब मुझे बताएंगे अगर मैं कमिश्नर हूँ तो मैंने तो नौकरी 30 साल करनी है, तो मैं तो बड़ा सोच समझ के कदम उठाऊंगा ना कि मैंने हमज़ा को की तरफ देखना है कि चौधरी साहब की तरफ देखना है या जो दोनों को चला रहे हैं उनकी तरफ देखना है, या उन दोनों में जो आपस का इख्तलाफ है उसमें कौन मजबूत है, मैंने उनको देखना है। ये है वजह कि पूरा निज़ाम तबाह हो गया। किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है कि मैनेजमेंट कैसे करनी है और हमने गवर्नेंस कैसे करनी है। मैं आपको कह रहा हूँ, इनसे मेरा ये चैलेंज है एज ए जर्नलिस्ट कि चारों सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत मुझे एक महल्ला, एक गली, एक टाउन बता दे जहाँ पे ये दावा कर सकते हो कि वहाँ पे गवर्नेंस है। गवर्नेंस से मुराद ये होती है जो कवानीन मुल्क में मौजूद हैं क्या उन पे इतलाक़ हो रहा है, अमल हो रहा है, खा वो अदालतों से मुतल्लिक हैं, खा वो पुलिस से मुतल्लिक हैं, खा वो इंतज़ामिया से मुतल्लिक हैं, खा वो रेवेन्यू से मुतल्लिक है। तो इन हालात में क्या हम तवक्को करें? मसलन 3 महीने के बाद अगर तेल की कीमत सबसे कम आई है तो लेट मी आस्क थ्रू योर प्रोग्राम टू मिफ्ता एंड इसहाक डार कि आप बहुत माहिर बनते हो सारे मामले के, मुझे बताओ कि पैसा जो कम हुआ है तेल का वो मुझ तक क्यों नहीं पहुंच रहा? खुल के बात करो, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, स्टेप बाय स्टेप मुझे समझाओ कि क्यों नहीं मुझे दे रहे हो, तुम्हारे रास्ते में रुकावट क्या है? बस करो यार। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो हमारे लंदन में नाजरीन बैठे हैं, ये जो इल्फर्ड में थे कल, जो अपने ऑब्जर्वेशन या आपने इफ्तिखार साहब का जवाब सुन लिया, यही लाइन है कि ये ब्यूरोक्रेट्स क्यों नहीं कर रहे। और जावेद, दूसरा ये बताइए कि ये हर बंदा अपने कंधे के ऊपर परले साइड पर देख रहा है कि इलेक्शंस कब होंगे, लेकिन अवाम के लिए काम नहीं हो रहे। पीछे बदकिस्मती ये है कि हम अनसर्टेनिटी की उस फ़ज़ा में इस वक्त जी रहे हैं जहां हमें अपने सियासी मुस्तकबिल का भी नहीं पता, क्योंकि जो इफ्तिखार साहब बात कर रहे थे कि सियासी तौर पे कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ एक डायरेक्शन में नहीं है, और दूसरी तरफ ना हमें अपने मुआशी मुस्तकबिल का पता। और बदकिस्मती क्या है कि इनके इस खेल में, सियासी और माशी खेल में, अवाम की तबाही होती जा रही है। एक तरफ बजट आता है, उसके बाद फिर बजट आता है, फिर उसके बाद बजट आता है, फिर उसके बाद बजट। तो पिछले 3 महीने में आप तेल उठा के देख लें, बिजली उठा के देख लें, टैक्सेस उठा के देख लें, ये वो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे मुल्क की मईशत चलती है। और चौथी आज हो गई है, और वो आपका बैंक इंटरेस्ट है, वो भी 1.25% बढ़ गया। तो जिस तसलसल के साथ महंगाई अवाम को सांस नहीं लेने दे रही, तसलसल के साथ बढ़ रही है, उसी तसलसल में कहीं गवर्नेंस भी नजर नहीं आती। तो जावेद ये मुझे बताएं, ये 16.43 का जो अभी आपने कर्जा ले लिया है, तो फिर इसको हम कैसे आगे से अच्छा पीजे ये जो 4 फैक्टर मैंने गिनाए उसकी वजह से अब हो क्या रहा है? इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो गई है, क्योंकि आपकी इनपुट कॉस्ट, बिजली, गैस, बैंक रेट्स, ये इस हद तक चलेंगे कि उसको चलाना मुश्किल हो जाएगा।
ठीक है, महंगाई का तूफान है, 25% के करीब महंगाई है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब बेरोजगारी का एक तूफान बर्पा होगा। आपने अपनी मईशत के लिए आईएमएफ से, जो इसहाक डार ने हमारे ही प्रोग्राम में कहा था ना, कि आप आईएमएफ के साथ कैसे डील कर सकते हैं अपनी कौम के मुस्तकबिल के खिलाफ, आज आपने एक एक करके उनकी तमाम कंडीशन मानी है। चाहे वो पिछली हुकूमत की कंडीशन थी ना, आप रेजिस्ट कर सकते थे, लेकिन आपने उसको भी साइड पे कर दिया। तो बात यह है कि इस वक्त मुल्क के अंदर अवाम का वाली वारिस कोई नहीं है। इस वक्त वाली वारिस जो लोग भी बैठे हैं, तमाम के तमाम अपने अपने इक़्तिदार के हैं। चाहे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको काम इसलिए नहीं करते कि वो मलबा सारा सियासतदानों पे डालते हैं। और भाई 70-80% काम तो तुम्हारे अपने करने के हैं ना। जहां अवाम को आप कहीं रिलीफ दे सकते, ना वो रिलीफ दे रही है, ना हुकूमत दे रही है। अवाम बेवारस है, अवाम का कुछ नहीं हो सकता, और ये महंगाई का तूफान बढ़ता ही जाएगा। ओके, आप बुखारी साहब ये बताइए, ये जो मैंने पहले ओपनिंग में कहा, ये जो 100 यूनिट एक रिलीज दे रहे हैं, डू यू थिंक इट वाज अ वायबल थिंग? एंड इलेक्शन कमीशन, इज इट जस्टिफाइड कि इलेक्शन कमीशन कहे कि ये नहीं कर सकते आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोई नया आइडिया बिल्कुल नहीं था। इससे पहले मुतअद्दिद बार मुतअद्दिद बजट में 50 यूनिट तक की फ्री प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मौजूद है। इसको सिर्फ बढ़ा के 100 किया गया था, इसलिए कि कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, महंगाई बहुत हो गई है। ये रिलीफ जो है ये इलेक्शन कमीशन के अंदर ये अपना इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं है, इलेक्शन कमीशन को मूव किया तहरीक इंसाफ की तरफ से, तब ये फैसला आया है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आती कि ये पंजाब की आबादी 12 करोड़ है, इलेक्शन हो रहे हैं सिर्फ 3-4 अजला में और उनकी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, तो ये कैसे एज्यूम कर लिया गया कि ये सिर्फ उनको रिश्वत देने के लिए है, जिसका कि इतलाक़ भी अगस्त में जाके होना था। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अवाम के रिलीफ का कोई भी फैसला जो हुकूमती सतह पर हो और हुकूमत के बजटेड प्रोविजन में मौजूद हो, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। मुझे नहीं समझ आती कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्या प्रेशर था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बहस और चली हुई है कि जो आने वाले वक्त में वज़ीर ख़जाना जो है वो इसहाक डार साहब होंगे या मिफ्ता इस्माइल होंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब भी और अगर इसहाक डार साहब बनने जा रहे हैं, ये दोनों उस लंदन में बैठे हुए मर्जी के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता, ये आप मान लें। बहुत तासुर देने की कोशिश की जाती है कि जो डिवीज़न है भाइयों के अंदर, वो एडमिनिस्ट्रेशन के करीब हैं, वो हॉस्टाइल हैं, इसलिए जनाब ये उनका है, ये उनका है। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं है। बैठे हुए हैं इफ्तिखार साहब, ये ज़्यादातर करीब से उनको जानते हैं दोनों को। मेरा नहीं ख्याल कि जब तक उसकी सांसें चलती हैं, जिसका नाम नवाज शरीफ है, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ PMLN में कोई फ़ैसला हो सकता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि महंगाई चैलेंज तो है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, कोई इसमें दो राय नहीं है, और इससे निपटना पड़ेगा। अगर PMLN नहीं निपटती है, इक़्तिदार के रास्ते उनके भी महदूद हैं और उनका स्टेक जो है बाकी किसी भी दूसरी जमात के मुकाबले में ज़्यादा है, इसलिए कि ये टेन्योर तो पूरा हो जाएगा जैसा कैसा करके, उन्होंने अगला इलेक्शन भी लड़ना है। अगर वो नाकाम होते हैं, अगर वो फेल होते हैं, तो ये उनकी फेट सील हो जाएगी। ये इदराक उनको होगा और यकीनी तौर पे होना चाहिए। इसके साथ साथ एक बात आखिरी में और अर्ज़ कर दूं आपको कि एक तासुर ये भी है कि देखें जी, तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में कम हुई हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है ग्रास रूट लेवल तक लोगों तक पहुंचा है सिवाय पाकिस्तान के। ये अनॉमली जो है ये भी ख़त्म होनी चाहिए। इफ्तिखार ने भी कहा, मैं भी ये तकाजा करता हूँ उनके साथ मिल के, मैं इस मुतालबे में शामिल हूँ कि भाई अगर तेल की कीमतें कम हुई हैं तो मेरा रिलीफ कहाँ है, ये मुझे जवाब दे। चाहे मिफ्ता इस्माइल साहब दें, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब दें, चाहे इसहाक डार साहब दें, ये जवाब तो देना पड़ेगा। बिल्कुल। क्यों इफ्तिखार जी, एक तो ये बताएं कि ये जो परसेप्शन बना दिया कि जी, ये बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया अपने बुखारी साहब ने, क्योंकि यहाँ अफवाह फैलाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन ये बताएं क्या ये दोनों भाई बिल्कुल इकट्ठे नहीं हैं? देखिए, मैं भाइयों के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, पहले जो और चीज़ें वो इम्पोर्टेंट हो क्या रहा है। मैंने जिस तरह पहले गुजारिश की वन पार्ट में, अभी हो रहा है कि पाकिस्तान के तमाम अदारों के ऊपर एक सियासी पार्टी इस हद तक दबाव डाल रही है कि वो पहले ही वो काम नहीं कर रहे थे, अब वो और काम नहीं करेंगे। मसलन अभी एक इलेक्शन होना है 20 नशिस्तों के ऊपर, और कहा जा रहा है कि इस पर धांधली होगी, धांधली होगी, धांधली होगी। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी गुजारिश की थी कि जनाब, धांधली की नोयत क्या होगी, आपको के इल्म में क्या है, आपके पास सबूत क्या है,
आप आएँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएं, लोगों को ज़हनी तौर पे बीमार मत कर दें, लोगों को जमहूरी अमल से दूर ना भगा दें। आप ये बात कर रहे हैं, खुद देखें कल जब हम ये फैसला कर रहे थे, इंडिया में क्या फैसला हुआ। इंडिया वालों ने कहा कि हम पंजाब के अंदर जनाब वाला 600 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, 600 यूनिट फ्रॉम 1 जुलाई। अब वहाँ पे तो ये बात किसी ने नहीं रोका और ये अपना भाई साहब की बात में वजन है। भाई आप कह देते कि इन 20 इलाकों में इलेक्शन कमीशन कह सकता था, और बड़े मजे की बात है, मैं आपको बता चुका हूँ, ये अब नहीं होना था इतलाक तो 1 अगस्त से होना था, लेकिन तासर मसला ये है कि मुकाबला चल रहा था एक दूसरे को गंदा करने का, शर्मिंदा करने का, नीचा दिखाने का, बिलिटल करने का, और इसमें सब अदारों को शामिल कर लिया गया, वेदर इट इज सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन और इट आर्म फोर्सेस और इट्स ब्यूरोक्रेसी, हर एक को इस्तेमाल किया जा रहा है, थ्रेट किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है। तो भाई इस तरीके से ये निज़ाम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये आप दुश्मनी कर रहे हैं मुल्क के साथ, और आप भाई साहब कह रहे हैं आइंदा इलेक्शन। मैं कहता हूँ कि ये जो साहब की जमात जो चीख रही है कर रही है, ये भी जीत कर आ जाए तो ये कोई आवाम को सहूलत अब नहीं पहुँचा सकती है, जहाँ तक हालात ख़राब कर दिए गए, क्योंकि मैकेनिज्म ख़त्म कर दिया गया है। दाल का, चीनी का, भाव का, तेल का, घी का, जो मैकेनिज्म है ही नहीं। अब मर्जी है बनाने वालों की कि किस कीमत पे बेचते हैं, उनकी मर्जी है, दैट्स ऑल। चलें जी, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, और मैं ब्रेक के बाद ही आपको एक चीज, ये जो इफ्तिखार साहब ने बात की, इस पर थोड़ा एलैबोरेट करता हूँ इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए आप। वेलकम बैक टू डीएनए। ब्रेक से पहले इफ्तिखार अहमद और ऑफ कोर्स बुखारी साहब, जावेद ने जो बात की है, मैं समझता हूं जी कि जब तक हम खुद एज मीडिया अपने आप को कायम और कर्टेल ऐसे लोगों से नहीं करते, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं तो बल्कि अब मेरे साथी पता नहीं मेरे सपोर्ट करते हैं कि नहीं, कि जो आदमी टेलीविजन पे आके एक दूसरे से गालियां देता है उसको बैन कर दो, उसको मत लेके आओ। क्यों? क्योंकि इन गालियों से हम आवाम को खराब करते हैं, इन गालियों के साथ हम अपना जितना हमारा माशरा उसको गंदा करते हैं, बच्चों को क्या तरबियत देते हैं। तो आई डोंट नो, लेकिन जो टेलीविजन नहीं करेगा, मुझे तो ये लगेगा कि उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि जो गंदी गाली, बदतमीजी हम टॉक शोज में लेके आ गए पिछले 5-10 साल से, आई थिंक इसको खत्म होना है। अब बात आती है यहाँ, जब कोई जाता है तो पीछे टेप निकलती है, कोई ऑडियो निकलती है, वीडियो निकलती है। ये फॉर्मर चेयरमैन नैब जावेद इकबाल, इनका क्या हुआ, जरा इस पे बात करते हैं। क्यों बुखारी साहब, ये क्या हो गया कि जी आप इन्होंने किसी खातून को कहा कि आप बहुत अच्छी लगती हैं। जब आप जिम्मेदार उहदों पर होते हैं, जब आप इंसाफ मुहैया करने वाली पोजीशन पर बैठते हैं, तो फिर आपकी ज़ाती खसलतें और आपकी ज़ाती आदात और आपके इनबिल्ट फॉल्ट जो है उसको आपको एक तरफ रखना पड़ता है। ये खातून और इसके साथ साथ दूसरी खातून, दोनों ख़वातीन जो जिन्होंने आवाज़ बुलंद की है, जिन्होंने पब्लिक अकाउंट कमेटी में जाकर नूर आलम के सामने बयानात दिए हैं, ये आम वाक़या नहीं है। ये दोनों इंसाफ के हसूल के लिए नैब के चेयरमैन के पास पहुंची थी, एक मिसिंग पर्सन के, क्योंकि वो उसके भी चेयरमैन थे, और एक नैब में। उनके साथ क्या सलूक हुआ, वो पोर्टल पर डाली थी वीडियो उस खातून ने, जिसे प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल वालों ने उठा के उसको जिस तरीके से इस्तेमाल किया, और उसके बाद चेयरमैन साहब से जो काम करवाया उसकी एक पूरी तारीख़ है। मैं इस वक्त तो शायद वक्त नहीं है उसमें जाने का, लेकिन ही एक्टेड एज ए स्टूज, एज एन एब्सोल्यूट रिबोट फॉर द पीटीआई रिजीम, और आंखें बंद करके बग़ैर किसी इंक्वायरी के सिर्फ ख्वाहिशात पर लोगों को उठाया गया, जेलों में भेजा गया, जिनके खिलाफ 3 साल गुजर जाने के बावजूद कुछ साबित नहीं हुआ। ये सिर्फ इसी किस्म की वीडियो के तहत ब्लैकमेल होके वो बिल्कुल अपाहज होके रह गए थे। ये अब हकायक सामने आ रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। अब असल मसला ये है कि अगर तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा प्रोपेगेंडा है, विच आई एम रेडी टू अस्यूम, लेकिन वाई इज़ ही रनिंग फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट कमेटी? वाई इज़ ही नॉट अपीयरिंग देयर डिस्पाइट सेवरल समन्स?
वो 5 दिन पहले चले गए घर के, नहीं मैं तो छुट्टी जा रहा हूँ ईद 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 मनाने के लिए। ही शुड हैव द करेज, come in front of the public accounts committee and state his position अगर if he is clean। बट उनका ये भागना साबित करता है कि इस दाल में बहुत कुछ काला है। और एक जो बात मुझे परेशान कर रही है वो ये है कि अब ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 ही वीडियोस नहीं है, अभी और भी हैं। अभी तो इब्तदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर इंसाफ मुहैया करने वाले लोगों का, अफराद का, ओहदेदारों का ये हाल है तो कौन सी मुस्लिम सोसाइटी की हम बात करते हैं, कौन से इंसाफ के जस्टिस सिस्टम के नॉर्म्स की हम बात करते हैं। असल ये है एट स्टेक कि क्या पाकिस्तान में किसी मजलूम को इंसाफ मुहैया करना यकीनी है या नहीं है। अगर आप इनको अस्यूम करके इस बात को आगे लेके बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने खुलती जाएंगी। मैं इस पे कुछ और कहना चाहता हूँ जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस आदमी ने ये साबित किया कि पार्लियामेंट कोई चीज़ नहीं है, पार्लियामेंट की कमेटी की कोई हैसियत नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर आदमी था, हूँ और रहूँगा, क्योंकि अगर उसकी पे किसी के पास हैं तो वो उनसे भी तो डरता है ना। वो क्यों पेश हो पार्लियामेंट के आगे। पार्लियामेंट को खुद सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट को आज रियायत करनी चाहिए ही नहीं थी। अगर पार्लियामेंट के पास अख्तियार था, मैं ये कह रहा हूँ, अगर अख्तियार था तो आज ही अपने अख्तियार को एक्सरसाइज करना चाहिए था, एक बात। और दूसरी बात है, जॉनसन जहाँ बैठे हुए हैं, आपको पता है उसके साथ जो हुआ उसमें वन ऑफ द रीजन है स्कैंडल। उसका अपना कोई कसूर नहीं है। उसका स्कैंडल का जो है, उस स्कैंडल की बिना के ऊपर यूनाइटेड किंगडम का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको जाना पड़ रहा है। तो इसकी हैसियत क्या है इस आदमी की, जो कहता है कि मैं पार्लियामेंट की कमेटी के आगे पेश होने को तैयार नहीं हूं। तो फिर कमजोरी पार्लियामेंट की कमेटी की भी है। तो पार्लियामेंट की कमेटी को फैसला करना होगा कि वो बुलाना चाहती है तो क्यों नहीं अगलाता। जावेद से पहले एक मैं जुमला अर्ज करूं, नूर आलम को मैं कॉम्प्लीमेंट पेश करना चाहता हूं। उसने आज भी कहा है ये कि मुझे समन भेज के, वारंट गिरफ्तारी भेज के अगर बुलवाना पड़ा मैं उसको कमेटी में लेके आऊंगा। देखिए, नूर आलम खान साहब पे बहुत प्रेशर था। इस बंदे ने छुट्टी पे जाने से पहले अपने कॉन्टैक्ट से बेपनाह सिफारिशें करवाई ताकि आज की हेयरिंग से वो बच सके किसी भी तरीके से। मगर क्रेडिट जाता नूर आलम खान को जिन्होंने उनको समन कर लिया। बट आगे क्वेश्चन आ जाता है कि सिस्टम की कमजोरी का, जिसका हम रोना रो रहे हैं। अगर आज हमारे सिस्टम स्ट्रांग होते तो चाहे चीफ ये पुराने जस्टिस साहबान है ना, तो आज वो कानून के कटहरे में खड़े होते। नूर आलम खान साहब को आज ही उनके वारंट गिरफ्तारी निकालने चाहिए थे। अगर उन्होंने इस हद तक चले गए तो फिर इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहिए थे। बदकिस्मती क्या है कि हम कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर जाते हैं। आप देखें कि जब इस तरह के लोगों को सजाएं नहीं देंगे तो फिर इसी तरह के लोग जब इतनी पोजीशनों पे बैठ के कौम की औरतों को ब्लैकमेल करेंगे तो फिर यही निजाम चलेगा। प्रॉब्लम फिर वो ये है कि निजाम में चेक एंड बैलेंस नहीं है। जब ये पहली दफा इनकी वीडियो लीक हुई थी तो उसको सिस्टम में बैठे लोगों ने ब्लैकमेल किया, उसी ब्लैकमेल से अपनी मन मर्जी के फैसले किए। तो इंडिविजुअल्स को जब आप इतनी ताकतवर कह देते हैं, जहां इंसाफ वो उनके साथ जस्ट उनको कानून के कटहरे में हम पाबंद नहीं करते, तो वो फिर सिस्टम से खेलते हैं, फिर कौन से खेलते हैं। यही बदकिस्मती है। हमें इसका अदराक करने के लिए सलूशन निकालने पड़ेंगे। अगर आज हमने सलूशन ना निकाले, ऐसे लोगों को सजाएं ना दी सिस्टम ने, तो यकीन रखें आने वाले वक्त में इसी तरह जिस तरह इन्होंने ब्लैकमेल किया था, जिस तरह इनसे लोगों को ब्लैकमेल करवाया गया था, और जिस तरह आज ये अपनी हाजिरी से भागे हैं, ये होता रहेगा, ये होता रहेगा। एक ब्रेक की तरफ चलता, और बिल्कुल आपके सारों के तीनों के पॉइंट्स बड़े जबरदस्त हैं, लेकिन मैं आज आपको एक 100 नहीं 1 मिलियन % आपको मैं एक चीज बता दूं कि जस्टिस जावेद इकबाल चेयरमैन नैब के पास कुछ ऐसी टेप्स पड़ी हैं कि अगर वो निकल आई तो मैं समझता हूं कि एक होता है ना न्यूक्लियर ब्लास्ट, ये न्यूक्लियर ब्लास्ट से भी बहुत बड़ा है, क्योंकि जो फोन्स रिकवर हुए हैं उसके अंदर ऐसी चीजें रिकवर करें, उससे रिकवर करें, बिल्कुल होंगी। ये
ये मैं बुखारी साहब आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताऊंगा, इफ्तिखार को भी और जावेद को भी, कि किसने मुझे बताया, और जब मैं बताऊंगा आप अपनी सीटों से खड़े हो जाएंगे। अब ये जो आपने कहा निकालें, अब ये कब निकलती है, कैसे निकलेंगी, ये जरूर निकले। मुझे शर्म आएगी कि इख्तियारात एक ऐसे आदमी के पास से जो करप्ट था, बेईमान था, मुझे शर्म आएगी, मैं खड़ा नहीं होगा, मुझे शर्म आएगी। और उसको बचाने वालों को भी मैं पूछना चाहता हूं, तुम चाहते क्यों इस मुल्क से? इस मुल्क में कुछ चीज, इस मुल्क में कोई रवायात रहने दोगे या नहीं रहने दोगे? हद हो गई यार। वो जो एक खातून पकड़ी गई है उसके फोन से ही सारी वीडियोस निकली हैं। अब ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब ये जब टाइम आएगा, आई थिंक कि क्या बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर है एक छोटी सी पार्टी के अंदर शमूलियत के ऊपर, और उस अपने एक दोस्त को किसी का अकोमोडेट करने की बुनियाद पर फारग हो जाता है, तो इस पे करते हैं बात। बड़ी अच्छी आपने बात की है, लेकिन एक ब्रेक के बाद इसी पे करेंगे बात। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू डीएनए। हम चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान बेहतर हो, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी, हम चाहते हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो जाएं, हंसी खुशी जाएं। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी पता कहाँ जा रहे हैं? स्पेन जा रहा है, कोई उधर, कोई टर्की जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है, दुबई जा रहा है। पाकिस्तान में क्यों नहीं आ रहा? ये इसलिए नहीं आ रहा कि ये जो हम बातें करते हैं ये आपके सामने एक आईना रखते हैं कि खुदा के लिए इन चीजों को खत्म करो। तो ये जो बोरिस जॉनसन की जो बात थी, अपना बुखारी साहब जरा इसमें एलैबोरेट करें। हम बड़े रेफरेंस देते हैं वेस्ट की डेमोक्रेसीज को। यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर अक्टूबर में फारिग हो जाएगा, हम क्यों नहीं करते जब हमारे वज़ीर आज़म पे होता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक सोसाइटी का आईनादार है कि वहाँ पर एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है, एक बहुत ही मामूली नौयत के इल्ज़ाम पर कि उसने एक ऐसी पार्टी जिसमें कुछ ऐसा गैर इखलाकी काम हुआ था, उस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने वाले बंदे को वज़ीर क्यों लगा दिया? मुझे बताएं इसमें बोरिस जॉनसन का ज़ाती कसूर क्या है? लेकिन उसके अपने अपॉइंट किए हुए मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज 50 उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, और प्राइम मिनिस्टर के पास कोई चारा नहीं रहा। उसने ना कोई जवाब पेश किया, ना वो उसने छुपने की कोशिश की, ना उसने अदालतों का सहारा लिया। ही हैड द करेज टू कम टू द डोर ऑफ 10 डाउनिंग स्ट्रीट एंड स्ट्रेट अवे अनाउंस हिज रेजिग्नेशन। दिस इज कॉल्ड मोरालिटी। ये उन्होंने डिराइव किया है हमसे। हमारे जो रवायात हैं, जो हमारा इस्लामिक कल्चर है, ये उसकी रवायात थी कि जब एक गवर्नर जो है वो जिम्मेदार हो तो वो जवाबदेह है लोगों की मौजूदगी में। कोई भी आदमी अमीरुल मोमिनीन पर खड़े होकर इतराज़ कर सकता है कि आपने ये कुर्ता कैसे सिला लिया, जो कपड़ा मिला था उसमें तो ये जुब्बा नहीं बन सकता। ये उन्होंने डिराइव करके अपने आप को बेहतर कर लिया है, और हम कहाँ खड़े हैं? वो आप हमारे नैब के चेयरमैन की जो माशाल्लाह शानदार रवायात उन्होंने कायम की हैं, उससे उसका अंदाज़ा लगा ले। एक बात। दूसरी बात यह है कि मुआशरे तरक्की उसी वक्त कर सकते हैं जब साहिबाने इक़्तिदार का एहतसाब मुमकिन हो। हमने नारे मारे जनाब इमरान खान साहब के, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं सबसे बड़ा अलंबरदार था उनके पहले लाहौर के जलसे का 30 अक्टूबर को 2011 में जो हुआ था। लेकिन फिर हमने देखा कि वही मार्गेटरी बर्ड्स आ रहे हैं, वो लोटों की एक बरसात हुई है, और उसमें वो सब कुछ गुम गया। वरना एक अच्छी इब्तिदा हमारे यहाँ हो सकती थी। लेकिन वो जैसा कहते हैं पीजे, इट्स नेवर टू लेट, देयर ऑलवेज इज अ टर्निंग पॉइंट दैट वी कैन स्टार्ट अफ्रेश। लेकिन इस किस्म की भी कोई मूव मुझे नहीं दिखाई देती, वहाँ मैं मायूस हो जाता। ये बात ये है कि ये बात ये देखना, उस पर एक इल्ज़ाम ये भी है कि उसने कोरोना पे जो पाबंदियाँ लगाई थी उसकी वायलेशन की, ठीक है ना? एक इल्ज़ाम ये भी। अब मुझे बताएं कि कितने इल्ज़ाम लगा और फैसला हो गया। हमारा सिस्टम इतना तबाह कर दिया गया है कि अभी तक नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी पर आप इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, कुछ नहीं साबित कर सके। आपने पूरी एक नस्ल को तबाह कर दिया, उनको ज़हन के अंदर ये डाल दिया ये सारे पॉलिटिशियन चोर हैं, करप्ट हैं। और मुझे बताएं कि क्या ये फैसला करने में इतना, एक मिनट, क्या ये फैसला करने में इतना वक्त लगना चाहिए? माय आंसर इज नो। बिकॉज अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो आप सजा नहीं देना चाहते, आप सिस्टम को कंप्रोमाइज कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, डायनामाइट कर रहे हैं, लोगों का सिस्टम पर से एतबार खत्म कर रहे हैं।
सही। एक पैरेलल मैं एक जुमला बस सिर्फ, ज़्यादा देर नहीं लूँगा। एक पैरेलल ये है कि वहाँ पर उसकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, उसको रिज़ाइन करना पड़ा। उसने ये नहीं कहा कि फ़लाँ ने मेरे खिलाफ साजिश की, ये नहीं कहा कि वो उसने इल्ज़ाम किसी के ऊपर नहीं डाला है। रूस का या उसने अल्टीमेटली कहा कि मैं जिम्मेदार हूँ, मैं ये जा रहा हूँ। यही होना चाहिए। मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूँ कि जब आपका हिसाब एहतसाब शुरू हो जाए तो फिर आपको बहाने बना के इधर उधर फिसलना सही बात है, बिल्कुल। जब एहतसाब शुरू हो जाए तो बहाने टाइम बनाकर कुर्सी के साथ चिमटने की बजाय पेश होना चाहिए, जैसे आज के हमारे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बैठे हैं। बहरहाल पेश होती हैं, असल बात पेश क्या होती हैं, है? बकायदा एक पेश होती है मिस्टर पेश पॉलिटिकल, होती हैं, पेश एक होती होती हैं। है, आपने तंज मारा है, एक नहीं, मैं तंज उसका मारा, आ रहा सुन हूं, लेना, पेश होते हैं। एक ये ना कह के वो पेश नहीं होते। और मैं ये कह रहा हूँ कि जल्दी करो, हर पेशी पर अस्तीफा दे के पेश हो। नो, इस्तीफा क्यों दे? अस्तीफा दे के पेश क्यों हो। देना? पीजे असल क्यों बात क्यों दे? ये एक होती है जमहूरियत। कितने साल तक केस चलाना चाहते हो? वो केस कितने साल चलाना चाहते हो उनके? पाकिस्तान में जो शौक पूरा कर लो, ये भी है, ये शौक भी पूरा कर लो। जमहूरियत है, फिर ये शौक का जो ये शौक कर रहे हैं, दूसरों में भी इसका जमहूरियत नहीं है। इसको खत्म करने दो, जहां इसको। आप अपने लीडर को अकाउंटेबल नहीं कर सकते, उधर इंडिविजुअल्स पे हुकूमतें नहीं चलती, इंडिविजुअल्स पे पार्टियां नहीं चलती। आपके पाकिस्तान में नामों से पार्टियां चलती हैं। ये कौन सी जमहूरियत की आप बात करें? ये जमहूरियत है। Yes, I believe in democracy. I will stand with democracy. तो आप डील करके लंदन चले जाते, ये जमहूरियत है। आप पे इल्जाम लगते हैं, जब आपकी गिरफ्तारी का टाइम आता है तो आप ही डील करके प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। चलें जी, आप एक सेकंड मुझे आप टाइम दे। आप जब आप मोरालिटी की बात करते हैं, एक सेकंड, मोरालिटी पे आप फिर इक्वली बात करें। बोरिस जॉनसन जिस जमहूरियत से ताल्लुक रखता है वहां मोरालिटी पे बात होती है। पाकिस्तान की सियासत में कौन सी मोरालिटी? सारों के बारे में बात करो, मोरालिटी नहीं, सारों के बारे में बात करो। कोई मोरालिटी नहीं है। आप एक ब्रेक की तरफ चलते हैं और फिर उसके बाद हम वापस आते हैं और इस डिस्कशन को जारी रखते हैं। वेलकम बैक टू डीएनए। काफी सब्जेक्ट्स हैं, हमने मॉनसून पे भी बात करनी है। बुखारी साहब थोड़ा ब्रीफ इस पे जरा बताएंगे हमें, लेकिन एक मैं सवाल मैं जवाब चाहता हूं। ये जो इफ्तिखार साहब ने बात की है, 11 साल आपने एक आदमी को मर्डरर, चोर, किडनैपर, मनी लॉन्ड्रर, एक्सटॉर्शनिस्ट, हर चीज का खुतबा दे के और उसका केस अभी तक आपने रिजॉल्व नहीं किया। और यही चीज है आपकी नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ। एक केस एक्चुअल किसी हतमी अंजाम पे नहीं पहुंचा, एलिगेशन पर एलिगेशन। जो केस पीजे जो केस इस वक्त इन क्वेश्चन है ना, जिसके ऊपर भाई साहब ने बात की है, वो ये है कि पहले नैब के जरिए वो 1.5 साल रगड़ा गया केस, वहाँ से कुछ नहीं निकला तो लास्ट टाइम पे FIA को दे के एक नया केस बनवा दिया। तो ये है विच हंट, ये इंसाफ का हसूल नहीं है। वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 3-3.5 साल में अगर केसेस में से कुछ नहीं निकला है तो किसका मातम करे? इक़्तिदार भी आपके पास था, कोर्टें भी आपके साथ ताउन कर रही थी, चेयरमैन नैब आपके घर का मुलाजम बना हुआ था, तब भी अगर कुछ नहीं निकला तो फिर कुछ नहीं होगा ना। अच्छा पीजे मुझे मॉनसून के बारे में ये कहना है, कराची के हवाले से बहुत दुख होता है मुझे जब भी कराची में ऐसा वाक़या होता है। कराची की इंतज़ामिया सोई होती है, सिर्फ इस इंतज़ार में होती है कि बारिशें शुरू हो तो उनको याद आता है कि नालों को साफ़ करना है। ये बहुत बड़ी नाहली है, उनकी नालायकी है। एंड दे शुड अपोलोजाइज फ्रॉम द पीपल ऑफ कराची, माफ़ी मांगे कराची के अवाम से। वो बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। हम जब भी मुसीबत में होते हैं जावेद, और तब हम प्रोएक्टिव होते हैं और उसके बाद रिएक्टिव हम हैं। उसकी वजह आज भी वही है, एक ही वजह हर चीज की कि देखें, काम करने के लिए आज हम मुद्दा उठा के पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स पे डाल देते हैं। मैं आज ये सारा मुद्दा ब्यूरोक्रेसी पे डालना चाहता हूं। क्यों? बात यह कि आपकी तो हुकूमत हर दौर में चलती रहती है। ये छोटे छोटे काम होते हैं, गली मोहल्ले को दुरुस्त करना, उधर छोटी छोटी मेंटेनेंस कराना, डेवलपमेंट करवाना। आप पॉलिटिकल कवर लेकर कोई काम ही नहीं करते। किसी गली की सफाई करना या उसके ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना, ये इसके लिए तो किसी लीडर की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, किसी काबीना के इजलास की जरूरत तो नहीं है, नेशनल असेंबली से अप्रूवल की तो जरूरत नहीं है। आपको तो पता ना कि मानसून की बारिशें होनी है, तो आपको तो वो काम खुद ब खुद करने चाहिए।
जब जावेद आप साहब, खुद बलूचिस्तान हडे राम में हो जाएंगे 40 तो लोग फिर मर आपके गए। लिए आसान हो जाएगा पार्लियामेंट पे और जमहूरियत पे मुद्दा डालना। इसलिए प्लीज आप अपना काम कर लें, इंशाल्लाह मुल्क ठीक हो जाएगा। 46 लोग बलूचिस्तान में मर गए हैं, फ्लड्स उधर आए हैं, और हम कोई नेशनल लेवल पे कोई बात ही नहीं इस तरह कर रहे कि भाई ये क्यों है। इस पे डिटेल बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। जावेद, थैंक यू। इफ्तिखार साहब, थैंक यू। एंड ऑफ कोर्स एज ऑलवेज द लेजेंडरी सलीम बुखारी, माशाल्लाह, ही इज लुकिंग गुड, हेल्दी। ही वाज नॉट वेरी वेल, और इफ्तिखार साहब भी, ये भी आ जाएं बिकॉज ही वाज नॉट वेरी वेल ईदर। बट कल दोबारा आपके साथ 8 बजे मुलाकात होगी। लेकिन 2-3 चीजें मैं जरूर कहना चाहूंगा। श्रीलंका में लकड़ी जलाना शुरू हो गए हैं। क्यों? आप अब आपके पास ना तेल है, ना गैस है, ना कुछ है, तो वो खाना किस तरह बना रहे हैं? दरख्तों से लकड़ियां काट के। प्रिमिटिव बैंकरप्ट कंट्री का ये हाल होता है, क्योंकि जब यूनिटी ना हो। उसके साथ साथ हमने जो एक और जो चीज देखी है, अफगानिस्तान ने कोयले की कीमत बढ़ा दी है। इस पर भी कल जरा डिबेट करेंगे। और यार, हम तो तुम्हारे साथ खड़े हैं, अब तुमने कोयले की कीमत बढ़ा दी है। बड़े और सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन कल 8 बजे दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अंटिल देन, लुक आफ्टर पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।